बीए प्रथम वर्ष में। आज हम लोकतंत्र वाले अध्याय को पूरा कर लेंगे। लोकतंत्र में हमने बहुत कुछ बताया है, लोकतंत्र के प्रकार बताए, अर्थ परिभाषा को बताया है और लोकतंत्र के आज हम गुण दोषों की विवेचना करेंगे। किसकी? गुण और दोष। क्या तो इसमें अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है। वैसे तो ये हम जानते हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है, सबसे अच्छा शासन है, तभी तो पूरे विश्व में ये व्याप्त है। लेकिन कुछ इसमें कमी भी है, दोष भी हैं, तभी इसकी आलोचना की जाती है। तो इसमें कौन कौन सी बुराई है वो हम देख लेते हैं। इसमें गुण तो है ही, अच्छा शासन है, सबसे श्रेष्ठ शासन मानते हैं, और इसमें कुछ दोष हैं। कौन कौन से हैं? एक तो इसमें सबसे बड़ा दोष तो ये है कि इसमें भीड़ भीड़ तंत्र की संज्ञा दी गई है। इसमें भेड़ चाल होती है, एक तरीका से जनता रूढ़िवादी विचारों की होती है, तो भीड़ तंत्र है एक तरीका से ये। अरस्तु जो राजनीति विज्ञान का जनक है, अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कह दिया है, यानी एक अच्छा शासन नहीं माना है, निकृष्टतम शासन माना है, शासनों की एक निम्न स्तर की श्रेणी में इसको रखा है, अच्छा शासन नहीं माना है, भीड़ तंत्र है। इसमें जनता में भेड़ चाल की प्रवृत्ति बनती है, तो ये भीड़ तंत्र बन गया एक तरीका से। और दूसरी योग्यों का शासन मान रहे हैं। दूसरी इसमें कमी क्या है? इसमें योग्य व्यक्तियों का शासन नहीं होता है। राज्यसभा के लिए तो जैसे अपने राज्यसभा है उसके लिए कह देते हैं कि ये तो हारे हुए लोगों का सदन है, एक तरीका से उनकी शरण स्थली है, हार जाते हैं जिनको शरण मिल जाती है यहाँ पर, ऐसे उसको अयोग्यों का शासन मान रहे हैं। योग्य व्यक्ति राजनीति से दूर भागते हैं, आपको पता है योग्य व्यक्ति क्योंकि राजनीति को धूर्तों का आश्रय स्थल मानते हैं, राजनीति को भ्रष्ट लोगों का आश्रय स्थल मानते हैं, गुंडागर्दी का आश्रय स्थल मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो योग्य व्यक्ति हैं वो तो दूर रहते हैं राजनीति से, या यूं कहें कि चुनावों से दूर रहते हैं। चुनावी दलबंदी है, चुनावों में जो एक तरीका से हम उग्रवादी भावनाएं देखने को मिलती हैं, उसमें लोग फंसना नहीं चाहते हैं। आम व्यक्ति जो एक तरीका से यूं कहें कि जो आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति है वो दूर रहता है। तो अयोग्यों का शासन है, योग्य व्यक्ति तो इसमें भाग ही नहीं ले रहे, अयोग्य व्यक्ति भाग ले रहे हैं तो योग्य नहीं रहे। तीसरी बात आती है कि इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। क्यों मिलता है? कि जनता के वोट खरीदने के लिए पैसा बांटे जाते हैं, एक तरीका से यूं कहें कि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं वो तो चुनाव जीत जाते हैं, और गरीब व्यक्ति हैं वो चुनाव लड़ ही नहीं पाते, या चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। तो यहाँ भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो ये कैसा शासन है? भ्रष्ट नेतृत्व यहाँ होता है, जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। और उग्र दलबंदी यहाँ देखने को मिलती है। उग्र दलबंदी से मतलब ये है कि जो एक दल दूसरे दल पर दोषारोपण करता है, दल बदल की भी भावना होती है, आए दिन दल बदल होते रहते हैं। एक कहावत थी पहले हरियाणा के अंदर, ये आया राम गया राम। एक मतलब ये हुआ इसका कि क्या है कि आज कोई व्यक्ति राजनीति में या किसी एक दल में जुड़ा, कल वो दूसरे दल में जुड़ गया, तो यहाँ दल बदल की प्रवृत्ति हुई। क्या हुई? दल बदल। तो ये उग्र दलबंदी होती है यहाँ पर। दूसरी बात है कि इसमें बहुमत दल की तानाशाही होती है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत जिसको मिल जाता है वो तो सरकार बना लेता है, और जिसको नहीं मिलता है वो विपक्ष में रहता है। तो इसमें बहुमत दल की तानाशाही है एक तरीका से। जिसको मान लीजिए कि किसी को 49 मत मिले और किसी को 51 मत मिले, और जिसको 51 मत मिल गए वो तो चुनाव में विजयी रहा, और 49 मत वाला हार गया, तो यहाँ बहुमत दल की तानाशाही हो गई। एक तरीका से यूँ कहें कि जो 49% जिसने वोट प्राप्त किए वो व्यक्ति चुनाव हार गया, तो इसमें बहुमत दल की तानाशाही हो गई। कुछ थोड़ा सा अंतर किस चीज को जन्म दे रहा है? एक तरीका से तानाशाही को जन्म दे रहा है। तो यहाँ आलोचना ये की गई है कि इसमें बहुमत दल की तानाशाही बन जाती है। बहुमत जो सत्ताधारी दल है वो जनता पर अत्याचार करता है, क्योंकि वो मनमाने तरीके से रहेगा। तो अगली आलोचना है कि इसमें धनवानों की सरकार होती है, क्योंकि चुनाव होते हैं, चुनावों में जो योग्य व्यक्ति हैं वो तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, अयोग्य व्यक्ति हैं जो पैसे वाले हैं, धनी व्यक्ति हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते भी हैं, क्योंकि वो पैसे के बलबूते पर चुनाव जीत जाते हैं, गरीब चुनाव हार जाते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरीका से जो पैसे वाले लोगों की सरकार हो गई, धनिकों का शासन हो गया,
गरीबों का शासन नहीं होता है। तो धनी व्यक्ति सरकार में अपने स्थान बना लेते हैं, अपने हित में कानून बनाते हैं, फिर वो वहां जा करके, तो ये शासन कैसा हो गया? धनिकों का शासन हो गया, धनवानों का शासन हो गया। लोकतंत्र जिसके लिए कहा गया है कि ये लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में देखें तो ये धनिकों का शासन है, आम जनता का शासन नहीं है। आगे है कि इसमें चुनाव होते हैं, जनता बार बार वोट डालती है, कई बार तो मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता उदासीन रहती है। जनता क्या है कि चुनावों में वोट डालने भी नहीं जाती है, एक तरीका से बहुत से लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। तो मतदाताओं की क्या है, उदासीनता रहती है। और एक उदासीनता ये भी रहती है कि मतदाता का काम सिर्फ वोट डालना होता है, उसको योग्य अयोग्य से कोई मतलब नहीं है। तो यह मतदाताओं की एक उदासीनता बन जाती है। तो ये भी एक आलोचना हो गई। एक इसमें है कि ये खर्चीली पद्धति है। खर्चीली है कि बार बार चुनाव होते हैं, अपार पैसा चुनावों में खर्च हो जाता है। जो पैसा विकास में, देश की सुरक्षा में, देश के उत्थान में खर्च होना चाहिए, वो पैसा चुनावों में पानी की तरह बह जाता है या बहा दिया जाता है। तो इस तरीका से ये एक खर्चीला शासन है, ठीक है। क्योंकि इसमें नौकरशाही का एक बहुत बड़ा हजूम होता है, नौकरशाही के लिए अपार पैसा खर्च करना होता है। तो ये भी एक आलोचना हो गई। अगला है कि ये संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है। संकट काल में लिए शासन, संकट काल के लिए शासन की जो भागडोर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र में प्रस्ताव लाने, कानून बनने में बहुत लंबा समय खर्च हो जाता है। तो आपातकाल में तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है, शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है, जो कि लोकतंत्र में संभव नहीं है। इसलिए आलोचना की गई है कि ये संकट काल के लिए उपयुक्त शासन नहीं है। तो यहाँ ये आलोचना हुई, कुछ दोष हुए, कमी हुई। एक बार और देखते हैं। वीरतंत्र माना जा रहा है इसको। दूसरा है कि ये अयोग्यों का शासन है, योग्य व्यक्ति राजनीति से दूर रहते हैं, भ्रष्ट नेतृत्व होता है इसमें, भ्रष्टाचार करके कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। दलबंदी की उग्र भावना होती है इसमें, बहुमत दल की तानाशाही बन जाती है और मतदाता उदासीन रहते हैं, खर्चीली पद्धति है। तो ये कुछ मुख्य आलोचना इसकी हुई। अब इसमें हम कुछ गुण देखते हैं, अच्छाई देखते हैं कि कौन कौन सी अच्छी बातें यहाँ हैं। ये तो बात सही है कि लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ शासन है, अच्छा शासन है। और इसमें पहली बात तो यह है कि क्रांति से सुरक्षा कर हो जाती है। इसमें आसानी से परिवर्तन हो जाता है। जनता को परिवर्तन करने के लिए कोई क्रांति, विद्रोह की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ क्रांति से सुरक्षा मिल जाती है। एक तरीका से देश गृह युद्ध से बच जाता है, क्रांति से बच जाता है और आसानी से सत्ता बदल जाती है। एक जनता को लग रहा है कि ये दल शासन नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति सही शासन नहीं कर रहा है, तो जनता दूसरे व्यक्ति को अपना क्या है, वोट दे करके उसको विजयी बना देती है। इसमें क्या है कि सत्ता परिवर्तन आसानी से हो जाता है। देश प्रेम की भावना भी इससे बढ़ती है, लोगों में एकता की भावना आती है, राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है और उनमें नेतृत्व, अपने योग्य व्यक्ति को वोट दे रहे हैं तो उसमें एक देश प्रेम की भावना आ गई कि हमने एक अच्छे नेता को चुना है, हमने, हमारी सरकार है, अपना प्रतिनिधि है विधानमंडल में और संसद में। तो इससे क्या हो गया, उनमें एक देशभक्ति की भावना आ जाती है। आगे है कि इसमें परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशील शासन है, समय के अनुसार बदल जाता है। जनता को लगता है कि ये प्रतिनिधि अच्छा नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तनशील शासन है। जनता सत्ताधारी दल को हटा सकती है, अगले चुनावों में उसको परास्त कर सकती है, उम्मीदवार को हरा सकती है। तो ये परिवर्तनशीलता है यहाँ पर। आगे है ये लोकमत पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोकमत ही नहीं, जनमत पर आधारित है। जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो किसी भी दल को क्या है कि सत्ता में ला सकती है, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को बड़ा स्तर का बना सकती है, उसको राष्ट्रीय स्तर में भी बदल सकती है, क्योंकि उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे तो वो राष्ट्रीय बन जाएगी एक तरीका से। तो जन कल्याण ये क्या है कि लोकमत पर आधारित है, जनमत पर आधारित है, जनता सब कुछ है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही जनतंत्र होता है। अगली है कि इसमें जन कल्याण की भावना होती है, क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के कार्य होते हैं। इसमें क्या है कि व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, ये पूरे जनमत की सरकार है। और इसमें शासन का जो उद्देश्य होता है वो स्वार्थ नहीं,
जनता की भलाई करना होता है, जनता की सेवा करना होता है, तभी तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा जनहित के कार्य होते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, संचार, रेलवे, ये सब सुविधाएं हम कहाँ देखने को मिलती हैं? हमें ये सब सुविधाएं लोकतंत्र में देखने को मिलती हैं। इसलिए ये विशेषता हो गई कि लोकतंत्र है वो जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी शासन है। कैसा है? लोक कल्याणकारी है, जन कल्याणकारी है, जनहितैषी है। सार्वजनिक शिक्षण की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। जनता को समय समय पर वोट डालने का अवसर मिलता है, नेताओं से अवगत होने का अवसर मिलता है। तो इस तरीका से ये क्या है, कैसा शासन है? तो इस तरीका से ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है कि इसमें अच्छाई है, जनहित की भावना है, लोक कल्याण की भावना है। और भी है कि इसमें जनता को समय समय पर वोट डालने का, चुनावों में प्रचार प्रसार करने का ये अवसर मिलता है। तो ये सार्वजनिक शिक्षण का साधन है। एक तरीका से लोगों को अवसर मिलता है, समय समय पर वो वोट डालते हैं और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, चुनाव भी क्या है, प्रचार कर सकते हैं। तो ये सार्वजनिक शिक्षण की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। और इसमें उच्च आदर्शों की बात भी देखने को मिलती है कि लोकतंत्र उच्च आदर्शों पर आधारित शासन व्यवस्था है। उच्च आदर्श यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, नैतिकता, सदाचार, ये सब उच्च आदर्श हैं जो कहाँ देखने को मिलते हैं? लोकतंत्र में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीका से ये बात सामने हो गई कि लोकतंत्र सर्व से श्रेष्ठ शासन है, अच्छा शासन है। और एक इसमें लोगों में, जनता में आत्मविश्वास की भी भावना आती है। ये भावना आ जाती है कि हमने अपना प्रतिनिधि चुना है, वो प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए, अपने हित के लिए काम करेगा। तो जनता को ऐसा लगता है कि हम स्वयं ही शासन कर रहे हैं। तो इसमें आत्मविश्वास बन जाता है कि राजा नहीं बल्कि अपना क्या है कि वो जनप्रतिनिधि है। आत्मविश्वास के आधार पर ये सरकार चुनी गई होती है। तो लोग एक तरीका से देश के हित के लिए अपने विश्वास को देख करके शासन में भागीदार बनते हैं। तो ये हमने कुछ इसके प्रमुख प्रमुख गुण देखे और ये हमने कुछ इसकी कमियां भी देखी, दोष देखे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र वाला जो अध्याय है, जो शासन का सबसे श्रेष्ठ रूप है लोकतंत्र, उसकी मुख्य मुख्य बातें पूरी हो जाती हैं, गुण दोष पूरे हो गए, प्रकार पूरे हो गए, उसके कुछ हमने कल विशेषताएं भी देखी। तो ये सब शर्तें भी देखी, कौन कौन सी आवश्यक शर्तें रही। शिक्षा का स्तर है तो जैसे कि अच्छा होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, स्वतंत्र प्रबुद्ध लोकमत होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। वो मुख्य मुख्य बातें थी जो हमने देखी। आज हमने इसके गुण दोष देखे। तो यहाँ लोकतंत्र वाला जो अध्याय है आपका पूरा है। आगे हम दूसरा अध्याय लेंगे जो अगली वीडियो में होगा।